नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेपाल में जो क्राइसिस हुआ है, आया है, वो एक सिंपल स्टूडेंट या यूथ का प्रोटेस्ट लग रहा है सोशल मीडिया पे बैन के कारण। जो अंदर से जो खबर आ रही है वो एक सामान्य यूथ का सिर्फ 26 जो सोशल मीडिया साइट्स थी उसको बैन करने के कारण ये प्रोटेस्ट है, ये नहीं लग रहा है। ये इसकी तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही थी और वहां सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही थी उसको देख के ये लग रहा है कि ये ठीक उसी तरह डीप स्टेट का काम है जैसे पिछले साल बांग्लादेश में डीप स्टेट ने काम किया था। बांग्लादेश में जो अमेरिकन डीप स्टेट की भूमिका थी वो बाद में प्रूव भी हो गई। शेख हसीना ने बता दिया कि कैसे वो वहां पे एक आइलैंड चाहता था अमेरिका की, उसको चाहिए वहां पे अपना सैन्य अड्डा बनाने के लिए और मना कर दिया था। उसके बाद एक लोकप्रिय चुनी हुई सरकार को जनवरी 2024 में 300 में से 241 सीटें मिली थी संसद में शेख हसीना की पार्टी को, और 6 महीने बाद ही उनको 7 महीने बाद किसी तरह से जान बचा करके बांग्लादेश से भागना पड़ा। ये डीप स्टेट की भूमिका लगभग वहां पे साबित हो गई है। इसके पहले सेम स्थिति जो थी वो वहां थी, श्रीलंका में थी। श्रीलंका में 2022 में ऐसे ही हुआ था। सीधे सीधे डीप स्टेट का उसमें नहीं आया था, लेकिन बहुत सारे इंटरनेशनल रिपोर्ट जो है, जो इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, वो ये बताते हैं कि जो श्रीलंका में भी क्राइसिस हुआ था, भले वो महंगाई के कारण हो, कोई कोरोना काल में जो महंगाई शुरू हुई थी और जो एलपीजी गैस और तमाम चीजों की किल्लत शुरू हो गई थी, इसके कारण से वो भले प्रोटेस्ट शुरू हुआ हो, लेकिन पूरा का पूरा एक मैकेनाइज्ड ढंग से और उसको राष्ट्रपति को छोड़ के भागना पड़ा, वहां तक घर में घुस गए। ठीक वही पैटर्न नेपाल में आया है, जहां पे मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं, नेताओं के घर जलाए जा रहे हैं, संसद भवन पे कब्जा कर लिया जा रहा है। एकदम बिल्कुल ठीक एक समान पैटर्न आपको दिखेगा कि वो है वहां पे। नेपाल में जो क्राइसिस आया था, जो कहा जाता है कि भाई ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ अचानक, क्योंकि 2 दिन पहले वहां पे सोशल मीडिया जो 26 सोशल मीडिया है, फेसबुक से लेके यूट्यूब और ये तमाम, ये सब पे जो है टिकटॉक वगैरह सब पे उन्होंने बैन कर दिया था और उसके कारण से यूथ जो है गुस्से में आया और वो निकल पड़ा। लेकिन जो सोशल मीडिया बैन हुआ उसके पीछे जो डीप स्टेट की भूमिका थी, उसके पहले जो चल रही थी, जो अनरेस्ट की बात होती है, उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अगर रिपोर्ट देखें नेपाल का, जो पिछले 5-6 महीने का रिपोर्ट आ रहा है और पिछले जो महीने 1.5 महीने में जो बहुत ज्यादा हुआ है, तो वहां का सोशल मीडिया जो है वो फ्लडेड था सरकार के खिलाफ न्यूज से। तमाम तरह की अफवाहें, तमाम तरह की सूचनाएं सरकार के खिलाफ वहां सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही थी। एक मंत्री, नेता, जितने भी वहां पे पार्टियां हैं, उनका जो कामकाज है, सरकार का जो कामकाज है, उसके बारे में गलत सही तमाम तरह की खबरें चल रही थी और सोशल मीडिया पे उसको खूब प्रमोट कर रहा था। लोग एक दूसरे में लगे हुए थे, उसको बढ़ावा देने में, उसको देखने में, उसको आगे चलाने में लगे हुए थे। और ये स्थिति वहां पे सरकार के खिलाफ एक लोगों में एक दुष्प्रचार जो है बड़े लेवल पे चल रहा था। पिछले 1-1.5 महीने में काफी ये बढ़ गया था। मैं कोई केपी ओली का मैं समर्थक नहीं हूं। केपी शर्मा ओली भारत विरोधी रहे हैं, उनकी भूमिका चीन की तरफ भी रही है, लेकिन एक सरकार है और जिस ढंग से वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ है उसके पीछे के पूरे चैन को समझना जरूरी है। और आगे आज जो चल रहा है, जो आपको ध्यान होगा कि जो बांग्लादेश के जो कार्यकारी जो प्रमुख हैं सरकार के, उन्होंने अमेरिका में कहा था कि बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो हुआ था कि 1971 के जो सेना के जो लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया था,
उनके परिजनों को भी सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, लेकिन यूनुस ने उसके 2-3 महीने बाद ही सितंबर में पिछले साल अमेरिका जब गए थे, उन्होंने कहा था कि वो प्रोटेस्ट तो शुरू हुआ था, लेकिन उस प्रोटेस्ट से जो है वो सरकार नहीं बदलती, उसको चैनलाइज करना पड़ता और तमाम तरह के लोग जो है वो जुड़ के, ऑर्गेनाइजेशन जुड़ करके उसको एक शेप दिया शेख हसीना के खिलाफ, और अंततः उसके कारण शेख हसीना को भागना पड़ा। यहां अगर आप देखेंगे कि नेपाल में जो हुआ है पिछले 1.5-2 महीने से, जिस ढंग से वो चीजें सरकार के खिलाफ चल रही थी, जनता के बीच में एक ऐसी भावना लाना कि सरकार के खिलाफ वो हो जाए, सरकार पे भरोसा उठ जाए और सरकार नाम की कोई चीज न रहे, ये मतलब है ही नहीं, और सरकार सिर्फ जनता के लिए कहीं कुछ नहीं कर रही है। ये पूरा का पूरा सोशल मीडिया इस तरह के कंटेंट से पूरा फ्लडेड था। नेपाल की सरकार ने कोशिश की, उसने तमाम सोशल मीडिया के जो हैं लोग उनको लिखा और उनको कहा कि भाई इस ढंग की जो चीजें आ रही हैं फैक्ट चेक करें, उसको रोको, और इस ढंग की चीजें नहीं चलनी चाहिए। नेपाल का जो लॉ है, नेपाल के हिसाब से और वहां के जो अस्मिता के हिसाब से चीजें चलनी चाहिए, और इस ढंग की चीजें जो प्रमोट हो रही हैं इसको रोको। लेकिन किसी सोशल मीडिया ने कहीं कुछ उस पर काम नहीं किया, और जितनी कंपनियां थी सोशल मीडिया की सब उसको फैलाने में लगी रही। और जब लगा कि ये मामला सिर से ऊपर जा रहा है, तब जाकर के ओली सरकार ने उन पे बैन करने का फैसला किया, क्योंकि उससे पूरे नेपाल में एक अराजकता की स्थिति आ सकती थी। बैन करने का परिणाम यह हुआ कि माहौल तो पहले से बना दिया गया था, पिछले 6 महीने से बन रहा था, और पिछले 1.5-2 महीने में काफी ज्यादा जनता के बीच में डीप स्टेट जिससे काम करता है कि जनता के माइंडसेट को सरकार के खिलाफ ले जाता है, और यूथ समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि ये तो कंटेंट जो है वो सामान्य रूप में आ रहा है, सही चल रहा है, और उन्हीं कंटेंट को बढ़ावा दिया जाता है। डीप स्टेट ऐसे काम करता है। उसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो पूर्व जो हैं नौकरशाह हैं, पूर्व सेना के अधिकारी हैं, जुडिशल के पूर्व अधिकारी हैं, ये सब उस डीप स्टेट के पार्ट होते हैं जो अपने अपनी भूमिका पीछे बैकग्राउंड में रह करके निभाते हैं। और ये तमाम जो भूमिका निभाई जा रही थी, और जो तमाम चीजें, अब हो सकता है आगे आने वाले समय में कुछ और चीजें जानकारी डिटेल में मिलेगी तो मैं आपके सामने वो सब भी लेके आऊंगा। लेकिन अभी तक तो ये क्लियर है कि श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद ठीक उसी पैटर्न पे नेपाल में भी डीप स्टेट ने अपना काम कर दिया है। नेपाल में अब ओली का इस्तीफा हो गया है, भागने की तैयारी में है, कहीं कोई रास्ता बचा नहीं है। सेना प्रमुख ने भी कह दिया है कि अब वो फिलहाल सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं, यानी कि वहां सत्ता परिवर्तन हो चुका है। डीप स्टेट ने अपना पूरा का पूरा काम कर दिया है। ये देखना यह है कि डीप स्टेट वहां पे जैसे बांग्लादेश में एंटी इंडिया जो है वो एक आदमी को, यूनुस को बिठाने में सफल रहा, उसको आगे बढ़ा रहा है। नेपाल में क्या उसी ढंग से जाएगा? क्योंकि नेपाल में चाइना भी है। अगर एंटी इंडिया आप करेंगे तो सीधे सीधे चीन की तरफ चला जाएगा, और इसीलिए चीन की चुप्पी है। चीन अभी एक शब्द भी, कल से वहां पे चल रहा है, 2 दिन से हो गए, और चीन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जबकि ओली जो है वो कम्युनिस्ट हैं खुद भी, और चीन के काफी करीबी माने जाते हैं, खुद को मानते हैं, और इसलिए उनका भारत विरोधी रुख भी रहा है लगातार। ऐसे में नेपाल में आगे क्या होगा, किस तरफ जाएगा, इन चीजों पे हम नजर रखेंगे और समय समय पे बातचीत करते रहेंगे। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।